नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का मैं रोहित कुमार directstudy.com पर स्वागत करता हूं। आज के दोस्त वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं लेसन 10 क्लास 9th का। जी हाँ, क्लास 9th का ये 10th चैप्टर है और मैं बताना चाहता हूं आपको कि इससे पहले क्लास 6, 7, 8, 8 तक कंप्लीट पूरी हो चुके हैं। ये जो सीरीज है इसका आप प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। दूसरी बात बताना चाहूँगा ये कि 3, 4, 5 का EVS भी करा रहे हैं, उसका भी 1 to 5 का एक अलग चल रहा है सीरीज, उसका भी लिंक दिया गया है। मैथ्स में आज क्लास 10 लेसन 10 स्टार्ट कर रहे हैं। बिर्थ का मतलब क्या होता है? सर्कल। जैसे ये क्या है, कोई पूछे आपसे तो कहेंगे कि सर ये क्या है? बिर्थ है। बिर्थ में ये जो मैंने ऐसे लाइन खींचा, ये चारों तरफ ये परिधि कहलाता है, सरकमफ्रेंस। ये जो मैंने लाइन खींचा ये रेडियस कहलाता है, ये सेंटर है। और अगर मैं इधर भी ऐसे लंबा खींच दूँ इसी सेंटर से, तो ये यहाँ से यहाँ मिला दूंगा तो ये डायमीटर हो जाएगा। यहाँ पे कहीं भी कुछ भी खींचूंगा ऐसे, जो सेंटर से नहीं जाएगा, इस तरफ से इस तरफ तक मिला दूंगा तो उसको हम लोग जीवा बोलते हैं, कोड बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्या क्या है। वृत्त, त्रिज्या, व्यास, जीवा, वृत्तखंड और चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज अगर मैं ऐसे करके एक पिक्चर बना दूं इसके अंदर किसी भी शेप में, तो ये चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। इसका नियम क्या है कि ये कोना का जोड़ 180 होता है, ये कोना एंगल और इस एंगल का जोड़ 180 होता है, चक्रीय चतुर्भुज। तो ये समझ गए। वृत्तखंड का मतलब होता है वृत्तखंड, जैसे यहाँ से यहाँ तक जो काटा गया तो ये क्या है? ये एक वृत्तखंड है। ये जो बना मैं कलर कर दे रहा हूँ, ये एक वृत्तखंड है। अगर मैं यहाँ से ऐसे करके ऐसे काट दूँ ऐसे, तो ये नीचे वाला एक वृत्तखंड हो गया और एक ऊपर वाला वृत्तखंड हो गया, तो 2 वृत्तखंड हो गया। समझ गए। अब एक त्रिज्या खंड भी होता है, यहाँ नहीं लिखा गया है लेकिन मैं बता दूँ। जब ऐसे आपने काटा ना तो वृत्त का खंड हुआ, लेकिन जब त्रिज्या के डायरेक्शन में काटिएगा, सपोज कीजिए आप ऐसे काट के पिज्जा का स्लाइस के तरह अगर आपने काट दिया, तो ये क्या हो गया? इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्या खंड। तो एक ये छोटा वाला त्रिज्या खंड और एक इधर पीछे बड़ा वाला त्रिज्या खंड। ठीक है, तो वो सारी बात हो गई। यहाँ देखिए, एक वृत्त या सर्वांगसम वृत्तों की समान या बराबर जीवाएं केंद्र या केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। इसका मतलब है, इसको फोटो से समझाएंगे समझ में आएगा। अगर कहीं भी एक वृत्त है और एक जीवा ये है और इसका साइज जो है ना 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक और मैं यहाँ से ऐसे जीवा खींचूँ, इसका भी लंबाई कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो सेंटर पर यहाँ जो कोण बनेगा इस जीवा से और यहाँ जो कोण बनेगा इस जीवा से, इस कोण का मान और इस कोण का मान बराबर होता है। यही बात ये लिखा गया पहला में। समझ गए? तो जी सर, समझ में आ गया। यदि एक वृत्त या सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं केंद्र या केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करे तो वे जीवाएं बराबर होती है। इसका ये उल्टा बात कह रहा है, तो ये भी समझ गए। ये भी तो वही बात हुआ ना कि अगर ये कोण बराबर होगा तो ये दोनों जीवा का साइज बराबर होगा। वृत्त के केंद्र से उसकी किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। एक और बात जान लीजिए इसी में, ये जो यहाँ केंद्र है ना, यहाँ से अगर आप लंब डालिएगा इस जीवा के ऊपर ऐसे 90 डिग्री, तो इधर का साइज और इधर का साइज बराबर होगा नहीं। यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का साइज क्या होगा? बराबर होगा। वही बात ये पॉइंट का। किसी वृत्त के केंद्र से होकर उसकी जीवा को समद्विभाजित करती हुई रेखा जीवा पर लंब होता है। इसका उल्टा कह दिया, किसी वृत्त के केंद्र से होकर उसकी जीवा को समद्विभाजित करती हुई रेखा जीवा पर लंब होता है। अगर जीवा समद्विभाजित हो रहा है, इसका उल्टा हो गया कि यदि कोई रेखा यहाँ से आया, जीवा पे टच किया और ये डंडा इधर का और ये डंडा इधर का बराबर होगा, दैट मीन्स ये इस पर लंब है, यानी यहाँ 90 डिग्री बनाएगा। और लंब जो होता है ना, ये वाला, ये सबसे छोटा दूरी होता है केंद्र से। ये जो है, ये जो लंब पर गिरता है जीवा पर, ये सबसे छोटी दूरी होता है केंद्र से जीवा का। नेक्स्ट है, दिए हुए 3 असरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक वृत्त खींची जा सकती है। ये बात भी समझ लीजिए। एक बिंदु में यहाँ दिया, एक यहाँ दिया और एक यहाँ दिया, तो लाइन से हो गया, तो इससे वृत्त नहीं बनेगा। लेकिन एगो यहाँ दिया, एगो यहाँ दिया, तो इससे ना एक ही वृत्त बनेगा जो ऐसे तीनों बिंदु से गुजर सकता है। बात समझ में आया?
दिए हुए 3 असंरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है, एक वृत्त या सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र या केंद्रों से समदूरस्थ होती है। तो मैं बता ही दिया कि समान जीवा है तो इसका दूरी केंद्र से समान होगा, क्योंकि ये लंब गिरता है और ये इसीलिए समान होता है। नेक्स्ट है, वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं बराबर होती है, वो भी बात उल्टा कह दिया। और भी पॉइंट है यहाँ से देखिए, यदि एक वृत्त की 2 जीवाएं बराबर हो तो उसके संगत चाप सर्वांगसम होते हैं, तथा विलोमतः यदि 2 चाप सर्वांगसम हो तो उसकी संगत जीवा बराबर होती है। ये उल्टा कह रहा है। अगर मान लेते हैं ये जीवा इस जीवा के बराबर है, तो यहाँ से यहाँ जो चाप बना ये चाप कहलाता है। यहाँ से यहाँ जो ये बना ऐसे चाप बना, लड़की लोग का चाप इसी तरह शेप में रहता है ना, इसीलिए इसको चाप भी कहा जाता है। तो यहाँ से यहाँ चाप और यहाँ से यहाँ चाप, ये दोनों बराबर होगा। फिर कह रहा है दूसरा कंडीशन, यदि ये चाप बराबर होगा तो ये जो जीवा है ये जीवा भी बराबर होगा किसी भी वृत्त में। वही बात यहाँ है, उल्टा भी करा, विलोमता मतलब उल्टा भी बात सत्य है। एक वृत्त के सर्वांगसम चाप केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। फिर वही बात आ जाइए, अगर हम एक वृत्त लेते हैं और यही चीज़ हम करते हैं, ये लाइन नहीं खींचते, बस हम यहाँ से यहाँ एक चाप लिए, ये इसका लंबाई 2 सेंटीमीटर है। कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ तक जाने का। फिर यहाँ से मान लेते हैं यहाँ तक लिया, ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो इसके द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा ना, और इसके द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा, ये दोनों कोण का मान क्या होगा, बराबर होगा। जो जीवा के लिए था वही चाप के लिए भी नियम है। किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाए गए कोण वृत्त के शेष भाग पर स्थित किन्हीं बिंदु पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये स्टार मारिए, इस पर क्वेश्चन आता है खूब एग्जाम में। देखिए क्या कहा, ये सपोज एक वृत्त है, ये सेंटर है। मान लेता हूँ कि यहाँ से मैंने एक ऐसे एंगल बनाया और सेम इसी बिंदु से मैंने ऊपर कहीं पे भी ऐसे एक कोण बनाया, तो ये जो एंगल होगा ना, इसका ये आधा होता है। मान लेते हैं 10 डिग्री है तो ये 5 डिग्री होगा, अगर 20 डिग्री है तो ये 40 डिग्री हो जाएगा। इसका ये डबल होता है, इसका ये आधा होता है। यहाँ देखिए, किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाए गए कोण वृत्त के शेष भाग पर स्थित किन्हीं बिंदु पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। क्लियर है बात। तो इसी तरह हो सकता है, एक और बना के दिखाता हूँ। मान लेते हैं कि यहाँ पे था, अगर ये मैं ऐसे बना देता यहाँ पे और यहाँ ऐसा सटाता, तो इसका फिर भी क्या होता है, इसका ये आधा ही होता। यहाँ से मैं ऐसे ले जाता, इस तरफ से यहाँ सटा देता, फिर भी ये आधा ही होता। मैं इधर ले जाके जितना बना दूँ सभी क्या होगा, आधा होता जाएगा। एक ही वृत्त खंड में बने कोण बराबर होते हैं। क्या कह रहा है, एक ही वृत्त खंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो वही बात है, वृत्त खंड यदि बराबर है तो कोण क्या होगा, बराबर होगा। एक और चीज आप जानिए, यहाँ पे यह कोई वृत्त है, ये जो कोण ऐसे बनेगा ये 90 डिग्री बनता है। बात समझ में आया, जितना बना लीजिए सारे 90 डिग्री गिरते हैं। और वृत्त है ना, यह सारे 90 डिग्री होते हैं। बात समझ में आया। और यही कह रहा है कि वृत्त खंड के कोण जो होते हैं ना, ऐसे जो कोण बनता है ये सारे बराबर होता है। जितना बनाइएगा ना, छोटा बड़ा सारा ये जो एंगल इधर बन रहा है सब बराबर होता है। यही पॉइंट है, एक ही वृत्त खंड में बने कोण बराबर होते हैं। यदि 2 बिंदुओं को मिलाने पर बना रेखाखंड उस रेखाखंड को अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित 2 बिंदुओं पर बराबर कोण अंतरित करे बनाए तो ये चारों बिंदु चक्रीय होते हैं। आइए इसको प्रूफ करना पड़ेगा। मतलब यदि 2 बिंदुओं को मिलाने पर एक रेखाखंड उस रेखाखंड को अंतर्विष्ट करने वाले रेखा के एक ही ओर स्थित 2 बिंदुओं पर बराबर कोण अंतरित करे बनाए तो ये चारों बिंदु चक्रीय होते हैं। यार वो मैं बता भी दिया हूँ। वैसे मान लेते हैं एक वृत्त है, सपोज कीजिए ना यही वृत्त है, एक यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे एक रेखाखंड बना, और इसी तरीका का यहाँ है मान लीजिए एक रेखाखंड बना, और इसको ऐसे अगर मिलाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, चक्रीय हो जाएगा। एक चक्रीय चतुर्भुज के
एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोनों के प्रत्येक युग्म का योग 180 होता है। ये तो मैंने बोला ही। चक्रीय चतुर्भुज अगर बनाया आपने किसी भी वृत्त में, मान लेते हैं एक वृत्त है और आपने एक ऐसा करके एक बनाया, तो इसका और इसका युग्म 180, इसका और इसका 180 होता है। चक्रीय सम्मुख आमने सामने। फिर क्या है, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोनों के एक युग्म का योग 180 हो तो वह चतुर्भुज चक्रीय होगा। क्लियर है बात? किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने का 180 मतलब कि 180 पूर गया तो चक्रीय होता है। जैसे आयत हुआ, वर्ग हुआ, यह सब चक्रीय होता है। इसलिए होता है क्योंकि इधर 90 होता है, इधर भी 90 होता है, चक्रीय हो जाता है। बात समझ में आया? वर्ग है ये, आयत भी होता है, लंबा होता है, बट फिर भी इधर इधर का जोड़ 180 पूर जाता है 90 होने के कारण, तो चक्रीय होता है। तो क्लियर है यहाँ पे सारे थ्योरी। अब आइए क्वेश्चन करते हैं तो बहुत कुछ समझ में आएगा, इससे बहुत क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। थोड़ा साइज छोटा कर दो। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है, किसी वृत्त का AD एक व्यास है और AB एक जीवा है। यदि AD 34 सेमी है और AB 30 सेमी है तो वृत्त के केंद्र से AB की दूरी कितनी होगी? आइए इसे समझते हैं। एक वृत्त है जो एकदम सेंटर से जाएगा, इसको बोल देंगे AD, और AD 17 17 दोनों तरफ लिखिए। एक जीवा है, यहाँ पे जीवा लिखिए, जीवा में भी सेंटर बना दीजिए और 15 15 लिखिए। लिख दिया आपने। ये 17 हुआ। अगर यहाँ से आप ऐसे मिलाते तो ये भी 17 हो जाएगा, क्योंकि ये भी त्रिज्या तो ये भी त्रिज्या। और इसको अगर इससे मिलाते हैं तो इधर 15 है, इधर 15 है, तो 15 इधर छोड़ दीजिए, ये 15 ये 17, तो ये निकाल सकते हैं आप, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री के वजह से ये हाइपोटेनस हो गया। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस एगो साइड का स्क्वायर बराबर क्या होता है? ये मान ले x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा ना, बेसिक सा फार्मूला लगेगा। 289 होता है, इसका स्क्वायर पता है? 289 होता है 17 का, इसका होता है 225 एक्स स्क्वायर, तो घटेगा तो 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा 64, इधर x स्क्वायर हटा दीजिए, इधर रूट चढ़ा दीजिए, तो 8 निकल कर आएगा, 8 64। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 सेमी। क्लियर है? कह रहा है आकृति दे दिया है 10.3 में। अच्छा, आकृति का ये दिया है, कितना नंबर आकृति है? हम सोचे ये है क्या, ये हटाइए। यदि OA 5 है, ठीक है, AB 8 सेमी है, तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा दोनों तरफ। OD जीवा AB पर लंब है, यहाँ लंब है, 90 डिग्री बना रहा है, तो CD बराबर है CD, ये लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो आपने देखा ये 5 है, तो ये OD भी तो 5 ही होगा, ये OD क्या होगा? 5 ही होगा, क्योंकि ये भी तो क्या है? त्रिज्या है। जैसे ये त्रिज्या उसी तरह ये त्रिज्या है। तो जी सर, हाँ सही बोले आप। अच्छा चलिए ठीक है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा? ये 3 होगा। बच्चा भी जानता है कि ये ट्रिपलेट्स काम करता है। ऐसे ही निकाले, मुंह पर निकालिए, h स्क्वायर माइनस ये साइड का स्क्वायर, ये निकलता है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, तो 50 25 में से 16 गया, 9 आएगा। रूट के अंदर डालेंगे तो 3 आना जाएगा, तो यहाँ से यहाँ 3 आया, तो ये दोनों हो जाएगा, पूरा 5 है, क्योंकि ये 5 है तो ये पूरा 5 है, 2 आ जाएगा आंसर, मुंह पर ही निकल गया। यदि एक वृत्त यदि AB 12 सेमी, BC 16 सेमी और AB रेखाखंड BC पर लंब हो तो A और B और C से होकर जाने वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? आइए इसको भी समझ लेते हैं, पिक्चर बनाना पड़ेगा। पहले एक पिक्चर बना लेते हैं। अब करा AB 12 सेमी है, AB रेखाखंड BC पर लंब है, AB पर एक मिनट, गलत बन गया, ऐसे होगा, AB पर BC लंब है 90 डिग्री,
अच्छा, समझ गया समझ गया। एगो बात जानिए, एगो रूल होता है, जैसे यहाँ से अगर इसको आप मिलाइएगा ना तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ना ये 3 बिंदु से जाने वाला जो क्या बोलता है रेखा होता है ना, मतलब सॉरी वृत्त होता है ना, उसका एक लॉजिक काम करता है। उसका लॉजिक ये है कि इसका जो आधा होता है ना हाइपोटेनस का, वो ये रेडियस हो जाता है ये वृत्त का। यानी वृत्त कैसे जाएगा पता है आपको? जैसे भी वृत्त जाए उतना नहीं समझ में आ रहा है, बट ये लॉजिक है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो इसका हाइपोटेनस का जो मेन आधा होगा यही त्रिज्या होगा, ये त्रिज्या होगा, ये त्रिज्या होगा। बात समझिए, सेंटर बनता है यहाँ पे वृत्त का, ये लॉजिक है। ये नहीं पता रहेगा तो फिर दिक्कत है। मुझे ये पता था, अब बन जाएगा। देखिए कैसे, एगो 16 है, एगो 12 है, तो इधर मान लेते हैं 12 लिख दीजिए, इधर 16 लिख दीजिए। अब 12 16 से ही निकल जाएगा, तो कि हाँ निकल जाएगा सर। 16 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर जोड़ना होगा, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है? 16 का स्क्वायर 256 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। जोड़िए, 6 4 10 के 0 हासिल 1 0, 400 आया, 400 आया ना, तो रूट के अंदर डाल दीजिए, क्योंकि फार्मूला क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो वही ना, यहाँ पे जोड़ के 400 आया, इधर से स्क्वायर हटेगा तो एच निकल जाएगा। तो 20 आया, तो इधर 10 इधर 10, तो इसका क्या आएगा आंसर? 3 का आएगा 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं पेज को फोल्ड करता हूँ। आकृति में यदि, यही ना लिखा गया है कि आकृति में यदि ए बी सी 20 है, ए बी सी 20 है, तो ए ओ सी क्या होगा? तो मैंने बताया ना कि जीवा पर से, सॉरी जीवा बोलते हैं, चाप पर से, एक ही चाप से सेंटर पर और एक ही चाप से केंद्र पर बने, तो इसका ही डबल हो जाता है, 40 आंसर हो जाएगा। बताए थे, ये कहीं भी बन सकता है। सपोज ऐसे भी बन सकता था, ये ऐसे भी बन सकता था, इसके ऊपर जा सकता था ऐसे, सभी 20 ही होंगे। अगला है, आकृति में यदि ए ओ बी वृत्त का एक व्यास तथा ए सी बी सी के बराबर है, तो सी ए बी बराबर होगा। आइए पिक्चर दिखाता हूँ, आप ये पिक्चर देखिए और ये मैं पढ़ता हूँ यहाँ से। आकृति में यदि ए ओ बी वृत्त का एक व्यास है, ए ओ बी वृत्त का व्यास है, ए सी बराबर बी सी, ये डंडा इस डंडा के बराबर है, तो सी ए बी ये एंगल आपसे पूछ रहा है क्या होगा। पहले तो जानिए ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि मैंने अभी बता दिया था आपको, ये पिक्चर बना के याद होगा कि जो अर्धवृत्त का ऐसे 90 डिग्री बनता है, यहाँ पे बनाइए चाहे यहाँ से बनाइए, सब 90 बनता है। क्लियर है? यहाँ से भी बन सकता है, ये जो मैं खींच रहा हूँ, और ये भी 90 ही आएगा, बट हमको पूछा ये एंगल, तो आप दिमाग लगाइए, ये डंडा क्यों बराबर दिया है? ये डंडा बराबर देने का लॉजिक है ना कि ये दोनों एंगल बराबर हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो ये दोनों एंगल बराबर, ये 90 तो 45 45, इधर पूछे चाहे इधर पूछे 45, 4 नंबर आंसर हो जाएगा। आकृति में यदि ओ ए बी 40 है, ओ ए बी 40, ये नीचे वाला देखिए, मैं ऐसे कलर कर दे रहा हूँ, ये नीचे वाला 40 है, तो जानते हैं ये भी 40 हो जाएगा, तो 40 40 80, तो ये जानते हैं 100 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 50, क्योंकि इसका आधा होता है। आप कैसे जान गए? ये डंडा बराबर ये डंडा होता है, क्योंकि दोनों रेडियस है, त्रिज्या है, तो 40 40, तो ऊपर 100 हो जाएगा, क्योंकि एक त्रिभुज बन रहा है ओ ए बी, तो ये 100 तो ये 50, तो पूछा ही है आपसे ये वाला, तो 50 में टिक मार दीजिए। माइंड में एक बार लॉजिक याद रहेगा, खट 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 बनता जाएगा। अब देखिए कंडीशन क्या है, ये पूरा 60 है यहाँ पे, डी ए बी का मतलब होता है, डी ए बी का मतलब होता है ये पूरा, मैं ऐसे पूरा कलर कर दे रहा हूँ, पूरा 60, और यहाँ पे ये नीचे वाला ध्यान रखिएगा, यहाँ सिर्फ नीचे वाला है, मैं ऐसे कलर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे, नीचे वाला 50 है, तो ए सी बी पूछ रहा है आपसे, ए सी बी आपसे ये पूछ रहा है, तो देखिए ज़रा, यहाँ से ही ए भी गया है और यहाँ से ही ए भी गया है, तो ये दोनों बराबर होगा। मैं बना के दिखाया था आपको एक इमेज, कि किसी भी वृत्त में अगर ये चाप है
और इस चाप से जितना बना दीजिए आप, सारे बराबर होगा कोण। मैं उस समय बनाया था, समझाते समय आपको इधर बनाया था ऐसे करके, यहाँ पे कि ये ऐसे करके मैं समझाया था। तो इधर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ होगा। जितना होगा सारा कोण ऊपर में बराबर होगा, ऊपर वाला ऊपर के बराबर और नीचे वाला इधर का बराबर। ये नहीं सोचा कि ऊपर बना दिए और इधर भी बना दिए बराबर, नहीं, एक तरफ का ये सभी आपस में बराबर होता है। वही यहाँ पे है, ये दोनों बराबर होगा, बट कंडीशन हमको ये तो पता चले। तो देखिए कैसे निकलेगा, ये पूरा है 60 और ये है 50, तो ये कितना होगा बताइए ज़रा। कहिएगा सर बहुत आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि 60 50 110 होता है, तो ये 70 होगा। 70 होगा तभी तो 180 बनेगा, और ये 70, तो ये भी 70, क्योंकि ये बराबर होगा। तो टिक मार दीजिए 70 में। नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन कि ABCD एक ऐसा चक्रीय चतुर्भुज है कि AB इस चतुर्भुज के परिगत वृत्त का एक व्यास है। अच्छा मैं बताता हूँ क्या बोला, मैं पिक्चर ही बनाता हूँ। चक्रीय चतुर्भुज में ना एक ये व्यास पर जा रहा है, सब ऐसे ही कुछ होगा, कोई एक ही तरफ ना बनेगा। मैं ऊपर में मान लिया बना लिया, तो कौन सा है चक्रीय? AB एक व्यास है, ADC 140 है, ABCD ये 140 है। तब BAC ऐसे करिए, ये पूछ रहा है। फिलहाल तो यही मतलब निकल रहा है। ABCD एक ऐसा चक्रीय चतुर्भुज है कि AB एक चतुर्भुज की परिगत वृत्त का एक व्यास है, ठीक है, बना दिया मैंने। ADC 140 है, ADC 140 भी मैंने बना दिया। तब BAC हाँ, तो निकल नहीं जाएगा। अब हम कंडीशन देखते हैं, हमको ये पूछ रहा है ना, ये तो 90 डिग्री होगा। कहिएगा कैसे आप सर जान गए? अरे भाई ये अर्धवृत्त है यहाँ से, क्योंकि ये सेंटर से गया, और इस पर ये बना हुआ कोण 90 डिग्री होता है, ये तो मैं कई बार बता दिया। अब देखिए ये 140 है, तो ये कोण नहीं निकल जाएगा, क्योंकि आमने सामने का 180 बनाता है, तो 40 डिग्री हो गया। चक्रीय चतुर्भुज का यही तो मेन नियम है। तो ये 40 से 90, तो ये कितना होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल बन रहा है, तो 9 4 13, 130 आ गया इधर, तो ये कितना होगा 50 डिग्री, 50 डिग्री होगा। 50 डिग्री में टिक मारिए। नेक्स्ट कर रहा है कि 9 नंबर में आकृति में BC वृत्त का व्यास है, BC वृत्त का व्यास है, दिख भी रहा है, तथा BAO 60 है। BAO ये वाला, ये पूरा ये 60 है। ADC आपको ये पूछ रहा है, ये क्या होगा? ये 60 दिया है, ये निकालना है हमको। आप एक बात बताइए, ए डंडा बराबर ए डंडा होगा, क्योंकि ए भी रेडियस है और ए भी रेडियस है, तो ये 60, तो दैट मीन्स ए भी 60। ये जो एंगल बना ए भी क्या हो गया 60, तो ये एंगल कितना हुआ था? कहेंगे ए भी 60 हो जाएगा, क्योंकि एक त्रिभुज में टोटल कितना होता है? कॉमन सेंस लगाइए ना, एक त्रिभुज में टोटल जो होता है 180 होता है, तो ये भी 60। अब ये 60, तो इस तरफ कितना होगा, इस तरफ, ये बताइए मुझे। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, स्ट्रेट लाइन पर क्या होता है 180 होता है, इधर 60, तो इधर कितना होगा 120। और आप देखिए यहाँ से और यहाँ से एक तो सेंटर पर बना यहाँ 120, और ये इसी दोनों पॉइंट से एक यहाँ बन रहा है डी वाला, तो इसका ये आधा होता है, तो ये 60 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। देखिए कैसे सोचना पड़ता है, ऐसे करके सोचना पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन है वृत्त का कि आकृति में AOB 90 है, AOB ये 90 है, और ABC 30 है, CAO आपसे पूछ रहा है ये इधर वाला।
तो आप देखिए इसी जगह से 90 यहाँ बना और इसी जगह से ए बना। बात समझ में आया? तो 90 का ये आधा कर दीजिए 45। इसका कोई मतलब ही नहीं है, झूठ मूठ के दिया है डराने के लिए। नहीं नहीं है, कोई मतलब तो है, क्योंकि ये निकल गया 45, ये नहीं निकलना है। ये 45 निकल गया तो लिख लेते हैं 45। ये 30 है, ये 90 है, तो कॉमन सेंस लगा, ये डंडा बराबर ये डंडा है, ये पूरा डंडा, तो ये 45 सॉरी 90, तो ये दोनों पूरा 45, ये भी पूरा 45 इधर वाला। क्यों 45? क्योंकि ये 45 तो यहाँ भी पूरा ये 45 हो जाएगा 90 के हिसाब से, क्योंकि ये डंडा बराबर था, इसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब ये 45, दिमाग लगाइए, ये 30, ये 45, तो ये पूरा कितना होना चाहिए? सोचिए, ये 30 है और ये 45 है, तो इसको जोड़ लेते हैं, 75 हो गया। अगर ये दोनों मिलकर 75 बन रहा है तो ये पूरा जो है ए पर, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक वो कितना होता है? 180 में से 75 को घटा देते 105 आएगा। 105 में से 45 भी हटाइए, तब इस तरफ वाला बचेगा 0 60। इसका आंसर क्या होगा? 60। क्लियर है कैसे सोचना रहता है? मैं बना रहा हूँ, सोच सोच के दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक ओवरव्यू आ जाए, एक आइडिया आ जाए। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट लेसन हमारा है रचना। रचनाएं 11 लेसन है 9th क्लास का। एक दिए हुए कोण को समद्विभाजित करना, एक दिए हुए रेखाखंड पर लंब या लंब समद्विभाजक खींचना। जी हाँ, कोण इतना 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 की रचना करना, ये सब किया जा सकता है, बट एग्जाम में तो आएगा नहीं कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है अभी आपको समझ में आएगा। कुछ कंडीशन है, मैं थोड़ा जूम कर, नहीं दिख रहा होगा अच्छा से। एक त्रिभुज की रचना जब उसका आधार कोण या अन्य दोनों भुजाओं का योग दिया है। एक त्रिभुज की रचना जब उसका आधार कोण तथा अन्य दोनों कोणों की अंतर दिया हो। एक त्रिभुज की रचना जब उसका परिमाप दिया हो, दो आधार कोण दिए हो। एक ज्यामितीय रचना का अर्थ है कि पटरी मतलब रूलर, और प्रकार का ही केवल ज्यामितीय यंत्रों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। मतलब दो ही चीज़, एक तो स्केल का, एक प्रकार का जो घुमाने वाला होता है, बस वही का, चांद का नहीं कह रहा है प्रयोग करना। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर है, अब इस क्वेश्चन को देख के समझने का प्रयत्न कीजिए। पटरी और प्रकार की सहायता से निम्नलिखित कोण की रचना करना संभव नहीं है। देखिए ये सब कहे ना, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, तो कुछ कहेगा कि रचना से पूछा जा सकता है। जी हाँ, तो आप जान लीजिए 40 डिग्री नहीं बन सकता, ये मल्टीपल में होते हैं। बात समझ में आया? 90 बना सकते हैं, 90 का आधा 45 बना सकते हैं, 45 का आधा भी बना सकते हैं आप, उसका भी आधा बना सकते हैं। 45 में आप 15 जोड़ सकते हैं, मतलब इसी सीक्वेंस में चलेगा, लेकिन 40 नहीं बना सकते आप। ये याद रखना पड़ेगा, इसका कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। एक त्रिभुज ABC जिसमें BC 6 है सेमी और B पर 45 दिया है, तो इस रचना संभव नहीं है यदि AB और AC का अंतर है। एक हाँ, ये बढ़िया चीज़ है। जैसे दो भुजा का जो अंतर होता है, जैसे एक त्रिभुज ABC में यदि BC 6 सेमी है आपको दिया हुआ, कोई भी त्रिभुज एक बनाइए ना, ABC आपको BC दे दिया है 6। अब इन दोनों का अंतर हमेशा याद रखिएगा। अब अपना ऑप्शन से तलाशिए, ये 6 को देखिए और यहाँ पे कुछ दिमाग लगाइए, क्या आपको दिख रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? ये 3 वो ऑप्शन दिख रहा है, 6 से छोटा है ना, और एक ऑप्शन 6 से बड़ा है, तो यही आंसर हो जाएगा। 6 से बड़ा नहीं हो सकता, इन दोनों का जो अंतर होगा ना, इससे छोट होना चाहिए। इन दोनों का जो अंतर है, डिफरेंस, इससे छोट होना चाहिए, क्योंकि इससे अंतर, इन दोनों का अंतर यदि बड़ा हो गया तो फिर संभव नहीं है त्रिभुज। एक त्रिभुज ABC में BC 3 और 60 है की रचना संभव है जब A और B का अंतर बराबर होगा। फिर से देखिए, 3 है, सोचिए, ये सभी 3 से बड़ा है। अभी मैंने बताया है आपको 3 से बड़ा है, तो ये सब कोई नहीं, आंसर ये हो जाएगा।
अंतर है ना, अंतर में क्या होगा इन दोनों का, इसके अलावा जो साइड बचा उसका अंतर क्या होना चाहिए, इससे छोट होना चाहिए, यही आंसर होगा। देख रहे हैं कैसे टेक्निकली क्वेश्चन पूछता है। पटरी और प्रकार की सहायता से निम्नलिखित कोण की रचना संभव है। 40 तो हो नहीं सकता, तो आपका हो जाएगा आंसर 37.5 हो पाएगा। तीन से भाग देकर आप चेक कर सकते हैं, मुझे लगता है 3 वाला काम कर जाएगा। जैसे 7 5 12 3 15, 3 से कट रहा है तो यस, देखिए 5 3 8 3 से नहीं कटता है, 3 से भी नहीं कटता है, ये देखिए नहीं कटेगा। 7 5 12 12 4 16, जो 3 से कट जाएगा ना वो आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे इस ऑप्शन में भी देखिए 7 3 10 5 15, तो ये बनेगा, संभव है बनाना, ये संभव नहीं है बनाना। 5 4 9 ये भी संभव है बनाना। 7 6 13, 13 5 18, देख रहे हैं जो भी 3 से कट जाएगा जोड़कर वो संभव होगा, ठीक है। जो जोड़कर 3 से ना कटे वो संभव नहीं हो पाएगा। इतना तो माइंड में आप रख ही सकते हैं टेक्निक्स। अभी एक मेरे मन में ये बात आया कि ऐसा हो सकता है क्योंकि 90 के मल्टीपल में चलता है, तो 93 वाला ले लेंगे हम। एक त्रिभुज ABC जिसमें AB 4 सेमी है, A 60 है, फिर अंतर कह दिया। अंतर जैसे ही कहा तो क्या होना चाहिए, संभव नहीं है, तो जो 4 से बड़ा होगा वो ये संभव नहीं है, ये सब संभव है। क्लियर है, सारी बात समझ में आ गया। एविलेशन कंप्लीट हुआ यहाँ पे, ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन क्वेश्चन इससे आता है वो आपके सामने रख दिया। अध्याय 12 में कह रहा है हीरोन का सूत्र। हम लोग आयत की भी बात करते हैं, आयत को बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसा होता है वो फोटो भी देख लीजिए, जिसमें ऐसा फोटो होता है, सभी जगह पे 90-90 डिग्री कोण बनता है। इसका सेंटर जब मिलाइएगा आप, मतलब ये विकर्ण, ये बराबर होते हैं विकर्ण, ये 90 पे नहीं कटते हैं विकर्ण, ध्यान रखिएगा। वर्ग में कटते हैं, आयत में नहीं कटते हैं। कोण चारों तरफ 90 डिग्री बनता है। उसके बाद और जानिए, ये नीचे वाला कोण इधर के कोण के बराबर होता है, इधर वाला कोण इधर के बराबर होता है। उसी तरह इधर का कोण इधर, इधर का कोण इधर बराबर होता है। ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है, और ये भी, मतलब चारों कोण ये बराबर है, ये चारों उसी तरह बराबर होगा। ये इसके बराबर कोण होगा तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर कोण होगा। ये इसका डंडा का साइज इसके डंडा के बराबर होगा, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ साइड बराबर होगा, ये भी बराबर होगा। ये भुजा इसके बराबर होता है, ये भुजा इसके बराबर होता है। इतनी सारी बातें इसमें पता होना चाहिए। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ये लंबाई है, मान लेते हैं ये A है और ये B है, तो अगर आप A गुना B कर देते हैं तो आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। परिमाप के लिए क्या करना है, 2 इंटू लंबाई और चौड़ाई, यानी 2 गो लंबाई 2 गो चौड़ाई लेना है। यानी यहाँ से आप चले, ऐसे चलते 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 यहाँ आ गया तो परिमाप हो गया। तो एक गो लंबाई यहाँ है, एक गो लंबाई यहाँ है, तो 2 गो लंबाई हो गया। ब्रैकेट के बाहर लिखने का मतलब ये दोनों के लिए है, और एक चौड़ाई यहाँ है, एक चौड़ाई यहाँ, तो 2 चौड़ाई हो गया। इसीलिए परिमाप में क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ लेते हैं। ये जो विकर्ण मैंने बनाया है, इसका निकालने का फॉर्मूला है A का स्क्वायर और B के स्क्वायर रूट के अंदर डाल दीजिएगा ना, रूट अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही होता है विकर्ण। कभी कभी कहेगा कि एक आयत के अंदर सबसे बड़ी रखे जाने वाली बांस की लंबाई या छड़ की लंबाई, तो विकर्ण ही होता है जो सबसे लंबा होता है। इससे लंबा इस पिक्चर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो विकर्ण भी पता चल गया। अब वर्ग पर आइए, वर्ग कैसा होता है भाई, तो वर्ग में चारों डंडा बराबर होता है, चारों खाने चित्त, चारों डंडा बराबर, सभी 90-90 कोण बनते हैं। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये बराबर डंडा होता है, उसमें भी बराबर था यहाँ, लेकिन 90 पर कटता है। ये को नया बातें में बढ़ जाता है। ये इसके आधा आधा बराबर होगा, इसका ये दोनों बराबर होगा। यहाँ से यहाँ डंडा और यहाँ से यहाँ चारों डंडा बराबर होगा, ये याद रखना है। क्षेत्रफल अगर मान लीजिए ये A है तो बस A में A से गुना करिए, A स्क्वायर, यही क्षेत्रफल है, A स्क्वायर। अगर परिमाप की बात करें तो सभी A है, तो A प्लस A प्लस A प्लस A, 4 को A जोड़िएगा तो क्या कहिएगा, 4A कहिएगा ना, तो वही 4A क्या हो गया, परिमाप हो गया। विकर्ण की बात करें तो ये A और A है, मतलब भुजा और भुजा है, तो इसको निकालिएगा ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रूट के अंदर, तो क्या आ जाएगा, √2 प्लस भुजा आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है विकर्ण इसका। और आगे आइए, और फार्मूला है, कह रहा है आधार B और शीर्षलंब H वाला एक त्रिभुज का ये है क्षेत्रफल। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये बेस है और ये हाइट है, तो ये लग जाएगा। ये मान लेते हैं न्यून कोण त्रिभुज है, तो ये हाइट हो गया और ये बेस हो गया, ये बेस है और ये हाइट है, तो यहाँ भी लग जाएगा। बात समझ गया, स्केलेन ट्रायंगल सभी ट्रायंगल में भी लग जाएंगे। उसी तरह ABC भुजाओं वाला त्रिभुज,
जिसमें कि मतलब ऐसा हाइट नहीं पता हो, तब क्या करते हैं, कोई भी त्रिभुज अगर बनाते हैं, ये 90 से बड़ा है, ध्यान रखिए, ऐसे मैं कर दे रहा हूँ, कोना वाला नहीं बना रहा हूँ। तो मान ले ए है, बी है और सी है, तीनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं तो अर्ध परिमाप निकल जाता है एस। क्षेत्रफल परिमाप के लिए तो तीनों जोड़ देते हैं, उसको 2 से भाग दिया तो अर्ध परिमाप हो गया। क्षेत्रफल के लिए होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसी को हेरोन सूत्र बोलते हैं और इसी से इसका क्षेत्रफल निकलता है। चैप्टर का नाम ही यही है। तो इसी पर आधारित क्वेश्चन सब बनेगा। आधार ए और बराबर भुजा बी वाले समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये देखिए, ये बच्चा को याद नहीं रहता है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वहाँ भी आप अर्ध परिमाप वाला फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। बात समझ में आया? उसी फार्मूला से ये बना हुआ है, ये कहीं अलग से नहीं आया है। अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, लीजिए हम बना दिए, आधार ए, नीचे आधार ए है और ये बी है तो ए भी बी है, तो हीरोन फार्मूला में जब डाल के सॉल्व करिएगा ना तो ये निकल कर आता है। ऐसे याद रखिए, ए बाई 4 हो जाता है, ठीक है, इसके बटा में 4 आ जाता है और रूट अंडर 4 बी स्क्वायर हो जाता है, 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बात समझ में आया? पहले ए को आप 4 खुंडी काटें तो फिर गुस्सा में बी के साथ भी 4 लग जाएगा और इसमें से ए घटेगा। कुछ ऐसे याद रखिए, बस याद रखना है आपको कि ए बाई 4 होता है। इस पर फार्मूला कुछ एग्जाम में आता है, उस समय आप फंस जाते हैं कि सर क्या करें, छटपटाने लगता है बच्चा। बनाना है, हीरोज फार्मूला लगाना पड़ जाता है, नहीं तो ऐसे आप डायरेक्ट बना सकते हैं, इसमें वैल्यू डाल के ए बाई 4 रूट अंडर 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। 4 मैच कर रहा है, रूट है, बी स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटेगा, बी स्क्वायर बाद में आता है, ए स्क्वायर पहले आता है, तो बर में से छोट घटाएंगे, ऐसे भी याद रखिए। कहा जा रहा है भुजा ए वाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट 3/4 ए स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजा ए है। अब क्या होगा, तो इसका निकालने का तरीका है, रूट 3/4 ए स्क्वायर होता है इसका। आधार बी और शीर्षलम एच वाला समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बी और एच होता है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इस टाइप का अगर कोई चतुर्भुज है, इसमें आपको अगर ये बेस दे दिया और हाइट अगर एच दे दिया, शीर्षलम एच दे दिया, तो इसका बेस इंटू हाइट सिर्फ करिए, आपका आंसर आ जाएगा बेस इंटू हाइट से। कहा जा रहा है कि D1 D2 विकर्ण वाले समचतुर्भुज, अगर कोई समचतुर्भुज है जिसका D1 D2 है तो 1/2 D1 इंटू D2 होता है, क्योंकि समचतुर्भुज कैसा होता है वो भी देख लीजिए आप, तिरछा होता है लेकिन चारों डंडा बराबर होता है। अब इसका बेनिफिट क्या है ना, ऐसा क्यों फार्मूला लग जाता है, क्योंकि ये 90 डिग्री पर कटता है, तो D1 D2 जैसी करिएगा ना तो इससे निकल जाता है। और ये ना D1 D2 वाला वर्ग में भी लग जाता है, ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि उसका भी 90 डिग्री पर ही कटता है। ये परिमाप की बात करें तो रूट अंडर 2 बाहर रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, मतलब एगो ये डी हुआ, एगो ये डी हुआ। इसका परिमाप निकालने का तरीका, परिमाप यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक होता है, लेकिन अगर आपको परिमाप के लिए आपको सिर्फ दिया है क्या, दोनों डी दिया है, तो या तो आप डी को आधा आधा करिए, रूट में डाल के ये साइड निकालिए, फिर साइड को 4 से गुना करिए, या डायरेक्ट लगा दिए 2 रूट अंडर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। आगे कहता है समांतर भुजाओं ए और बी तथा इन समांतर भुजाओं के बीच एच दूरी वाले समलंब क्षेत्रफल 1/2, मतलब ये दोनों पैरेलल है और यही कह रहा है एगो ए भुजा है, सॉरी एगो ए भुजा है, एगो बी भुजा, ये नहीं, और इसका हाइट मान ले एच है, तो समलंब चतुर्भुज का क्या होता है, ट्रेपीज में इसको बोलते हैं, नहीं ट्रेपीज में नहीं बोलते, हाँ ट्रेपीज में बोलते हैं। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये दोनों पैरेलल होता है ना, तो पैरेलल साइड और गुने ऊंचाई एच होता है, ऐसा फार्मूला है जो याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि भुजा ए वाला समषष्ठभुज 6 भुजा वाला, बात समझ में आया, ये हुआ 6 भुजा वाला। यहाँ पे ऐसे सेंटर पर जाइएगा ना तो कई वो चीज़ आपको याद रखना है, वो समझ लीजिए। इसका ये 60 डिग्री होता है प्रत्येक, ये भी 60 होता है, ये भी 60 होता है। इसका सभी ये डंडा तो बराबर होता ही है, क्योंकि समषष्ठभुज है, खष्टभुज भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है, इसका क्षेत्रफल पूरा निकालने का, ये है फार्मूला 6 रूट 3/4 ए स्क्वायर। अब कहिएगा ये तो बहुत आसान फार्मूला बोल रहे हैं सर, एक यहाँ पे क्या बना, तो ये एक तरह का एक बनता है 60 60 60, यानी कौन सा हो गया, दिमाग लगाइए, तो ये हो गया
इक्वालेटरल ट्रायंगल का है ना है √3/4 a²। अब इसको 2 बार में काट दीजिए, इसको 3 बार में काट दीजिए तो क्या आ गया 3/2 √3a²। तो ये सॉल्व करके दे दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इससे आप पूरा निकल जाएगा। 6 पीस है ना, इसलिए 6 से गुना कर दिया है यहाँ पे। सारी थ्योरी समझ गए? तब जरा आइए क्वेश्चन शुरुआत कर देते हैं, लड़िए क्वेश्चन से। मुझे विश्वास है आपको अच्छा लग रहा होगा और अच्छा लगना भी चाहिए। कह रहा है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 सेमी है, इसके कर्ण की लंबाई है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये डंडा इसके बराबर है और इसका क्षेत्रफल दे दिया है आपको। बात समझ में आए? अगर मान ले ये x है तो ये भी x होगा, तो 1/2 बेस गुने हाइट, ये 8 के बराबर, क्योंकि ये दोनों बराबर है। 2 हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो x² बराबर 16, तो x बराबर 4। पूछा है कर्ण, तो ये 4 तो ये भी 4 आ गया। बात समझ में आया कुछ? अब ये निकालने के लिए क्या करिएगा, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16, तो h² बराबर क्या आ जाएगा √32। h बराबर √32, आंसर हो जाएगा पहला नंबर। क्लियर है? तो जी सर क्लियर है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, सभी डंडा बराबर, यानी 20 20 20 रहा होगा इसका एक डंडा। क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर, तो √3/4, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 4 से काटिएगा 100 बार में, तो 100√3 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? थ्योरी पढ़ लिए, आराम से ही सब बन जाएगा। एक त्रिभुज की भुजाएं इतना 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 लंबाई की है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बस एक तो कंडीशन है कि आप पहले चेक कीजिए कि ये वो है कि नहीं है, क्या बोला जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं, बट उतना करने का जरूरत है ही नहीं। आप डायरेक्ट लगाइए एस वाला, तो एस निकालने के लिए क्या करेंगे, 56 प्लस 60 प्लस 52/2। तो ऐसा नहीं कि सारा को अब जोड़ने लग जाइएगा। चलिए जोड़ ही लेते हैं। वैसे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, सब कट रहा है 2 से, इसलिए इसको 2 से काट दीजिए। कितना होता है, 28 दूनी 56, 30 दूनी 60 और 26 दूनी 52। अब जोड़ लेते हैं, 8 6 14 के 4, हासिल 1, 3 अदु 5, 5 अदु 7 1 8, 84 आ गया। रूट के अंदर डालेंगे 84, 84 में से 56 घटाइए, तो देखिए 56 और 4 60 हो जाएगा, 60 और 20 80, तो 28 आ जाएगा। आएगा ना? डायरेक्ट घटा लेते हैं, यहाँ पे लिख के घटा दे रहा हूँ। 84 में से 28 गया, तो खांसी लेंगे 14, तो 8 6 14, अच्छा गड़बड़ हो रहा था, सॉरी 56 घटाना था, 56, तो खांसी लेंगे 14 हो जाएगा, तो 8 6 14, देखें 8 आ गया, एक उधर चला गया, यहाँ 5 है और यहाँ पे 8 7 बचा, तो 2 आया ना 28, ये सही गया। उसी तरह 60 जब घटाइएगा इसमें से तो 24 आ जाएगा, और 52 घटा लेते हैं, 84 में से 52, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। सारा आपने कर दिया। अब हमको रूट से बाहर निकालना है। देखिए 16 दूनी 32 करते हैं, ऐसा ऐसा करिए जो कि रूट से निकलता जाए। ये 14 दूनी 28, ये कर दीजिए 2 गुने 12, 12 सत्ते 84। बात समझ में आया? अब देखिए 1 12 यहाँ, 1 12 यहाँ, तो 1 12 बाहर आ जाएगा, 1 2 यहाँ और 1 2 यहाँ, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 16 यहाँ, सॉरी 16 का डायरेक्ट 4 निकाल लेते हैं बाहर। और देखिए यहाँ पे है 7, इसमें 7 और 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इसमें से 1 2 ले लीजिए, ये 2 ले के लिए 1 2 बाहर निकल जाएगा, इसमें का 7 इसमें का 7 से 7 बाहर आ जाएगा, तो यही आंसर आएगा। तो 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 और 7 चौक 28। बात समझ में आया? तो 80 80 64, जिसके लास्ट में 4 होगा वही आंसर होगा। हाँ है 1 में 4 है। क्लियर है? पूरा गुना नहीं करेंगे, हम दिमाग लगा लेंगे। 80 80 64 के 4 आएगा, तो 4 एक ही गो में तो कहानी खत्म। अगर 2 गो में रहता तो फिर गुना करते हैं पूरा पूरी। समझ में आई रवा लोगन के?
अतना भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? कहिएगा सर बहुत आसान होता है, यहीं बनाना दीजिए। √3/4 और भुजा स्क्वायर यानी 2√3 और गुना 2√3, तो 2 से 2 कट गया, √3 का 3 निकलेगा, एगो √3 रह जाएगा। अब यहाँ पे कहिएगा कैसे निकलेगा? 3 गुने 1.732 होता है, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 17 तिया 51, यानी 5.196 पहला ही आंसर हो जाएगा। √3 का भी वैल्यू पता होना चाहिए। कहिए काका पता रहना चाहिए, तो भाई क्या करिएगा, सब कुछ पता रखना पड़ेगा। क्षेत्रफल इतना वाले एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का लंबाई बताइए। तो आइए कर लेते हैं। क्षेत्रफल दे दिया तो यहाँ लिख लेते हैं 9√3, फॉर्मूला लिखते हैं √3/4 भुजा स्क्वायर यानी a स्क्वायर कर दे रहे हैं। √3 से √3 कट गया, 4 यहाँ ऊपर चला है, 9 चुक 36, और यहाँ a स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, तो क्या आएगा? a बराबर 6 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी भुजा का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तब भुजा निकालिए ना, पहले यहीं पे निकालेंगे, छोटे जगह में हो जाएगा। देखिए 16√3 बराबर में फॉर्मूला लिखते हैं √3/4 भुजा स्क्वायर यानी a स्क्वायर। √3 से √3 गया, 16 चौका 64 और a स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? a का मान कितना आ जाएगा? 8, क्योंकि 8 × 64 होता है, 8 आ गया। अब तीनों डंडा बराबर होता है, तो इसको 8 8 3 24, 8 8 8 3 बार जोड़ना दीजिए, परिमाप आ जाएगा 8 3 24, तो आंसर क्या हो जाएगा? 24। छोटा जगह में ही बन गया। कह रहा है एक त्रिभुज की भुजा इतना 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 है, इसके सबसे लंबे शीर्ष लंब की लंबाई है। तो मैं एक पिक्चर बनाता हूँ। देखिए मैंने एक स्केलेन ट्रायंगल बनाया है, मतलब विषमबाहु त्रिभुज। अब सबसे छोटा ये है तो 35 यहाँ लिख देते हैं, इससे बड़ा ये है तो 54 यहाँ लिख देते हैं, सबसे बड़ा ये है तो 61 यहाँ लिख देते हैं। पूछा है सबसे लंबा शीर्षलंब, सबसे बड़ा जो गिरेगा शीर्षलंब वो कहाँ से गिरेगा? तो यहाँ से गिरेगा, ऐसे। बात समझ में आया? इसको आगे बढ़ाइएगा ना, यहाँ गिरेगा शीर्षलंब, सबसे बड़ा यहाँ से होगा, सबसे बड़ा भुजा के सामने गिरेगा। अंडरस्टैंड? तो जी सर। अब इसका लंबाई आपसे पूछ रहा है, तो पहले तो हमको बहुत कुछ करना होगा। एस निकालते हैं, 35 + 54 + 61/2, तो 5 4 9, 1 10 के 0, हासिल 1, 6 1 7, हासिल वाला जोड़ दिया 7, 7 5 12, 12 3 15, 15/2 यानी कितना आया? 75। अब रूट के अंदर चलिए, 75 और गुना 75 में से 35 गया, सब घटाना होगा ना, तो 35 घटाइए इसमें से, तो 0 40 आ जाएगा। एक बार 54 घटाइए, तो यहाँ 1 आएगा और 2 आएगा, 21 आ गया। एक बार 61 घटाइए, तो 4 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, 14। अब देखिए कैसे निकालेंगे। 25 दिए 75, तो मैं लिख देता हूँ 25 गुना 3, 7 दूनी 14, यहाँ पे इसको 7 या 21 बोलेंगे, इसको अभी में से निकलता जाएगा। 3 3 भी मिल गया। अब इसको लिखिए 2 गुने 20 लिख देता हूँ। अब देखिए 25 के लिए 5 निकल गया बाहर, इस 3 और इस 3 के लिए एक 3 और बाहर आ गया, इस 2 और इस 2 के लिए एक और 2 बाहर आ गया, इस 7 और इस 7 के लिए एक और 7 बाहर आ गया। अब बच गया 20, तो 20 के लिए बाहर कुछ आ सकता है, 4 5 20, 4 5 20, तो √5 अंदर रह जाएगा, एक और 2 बाहर आ जाएगा। ये क्षेत्रफल हो रहा है 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 7 6 42, 420 √5 आया, ये क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए इसके बराबर में डालिएगा 1/2 बेस गुने हाइट वाला फार्मूला लगाइएगा, तो 1/2 बेस के जहाँ पर मैंने फोटो बनाया था, बेस के जहाँ पर सबसे बड़ा हाइट इधर से गिरेगा ना, मैंने यही बोला, तो बेस क्या है 35, तो 35 ही डालिएगा
और हाइट के जगह पर हाइट निकालना है, छोड़ दीजिए, और 420√5। अब देखिए 35 से कट जाएगा, आपको पता है 5 से काट देते हैं, 5 सते 35 और 5 से काटिए, 5 अट्ठे 40, 5 चौका 20, 12 सत्ते 84, 12 बार में कटेगा, 12 दूनी 24, तो h बराबर क्या आ गया 24√5। दिस इज योर हाइट 24√5। देखिए दोस्त ऐसे करके निकलता है, माइंड ब्लोइंग। यहाँ पे फोटो भी बनाना था, समझना भी था कि सबसे बड़ा कहाँ से गिरेगा, क्योंकि अगर यहाँ से हाइट गिराएंगे तो ये छोटा हाइट होगा। बात समझ में आया? यहाँ से गिराएंगे सबसे बड़ा, यानी सबसे बड़ा हाइपोटेनस लेकर गिराएंगे तो सबसे बड़ा हो जाएगा हाइट। उस हिसाब से हमने बना के निकाल दिया। और देखिए 7 का आंसर भी 3 है, टनाटन आ गया है। कह रहा आधार 2 सेमी और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 4 सेमी वाले समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आ जाइए एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, 2 सेमी आधार है और 4 इधर है 4 इधर है। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी हमने देखा था, याद कीजिए ज़रा, a/4 रूट के अंदर 4b² माइनस a²। पहले क्या करना था, a को पहले वो कर देना था, 4 भाग काटना था, और फिर 4b² माइनस a। अब 2/4 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये इसको बोलते हैं, और 4 गुना, सही जा रहा है ना, एक सेकंड रुकिएगा तो गलती नहीं कर रही है ना, हाँ ठीक तो है, आधार है, ठीक है, ठीक जा रहे हैं, ऐसा ही है फॉर्मूला। यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ कटेगा 1/2 आ जाएगा बाहर में। यहाँ 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 में 2 दूनी 4 हट जाएगा, 1/2 √60 आ जाएगा। बात समझ में आया? ऐसा तो है नहीं, अभी निकल जाएगा ना। 15 चौका 60 आता है, तो 1/2, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 15 गुना 15 चौका 60, 4 के लिए बाहर 2 आ जाएगा, और रूट अंदर 15 अंदर आ जाएगा, 2 से 2 गया, तो √15 सोझे आंसर आएगा इसका, पहला नंबर 8 का 1। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा आपके आंखों के सामने। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। 9 नंबर कह रहा है एक त्रिभुजाकार बोर्ड के किनारे 6 सेमी 8 सेमी 10 सेमी लंबाई के हैं, इस पर 9 पैसे प्रति इतना दर से पेंट करने की क्या व्यय है। तुमको फिर से जानना पड़ेगा कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका टेक्निक क्या है ना, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर होना चाहिए, तो 6 × 36 8 × 64 बराबर 100, 0 6 3 9 आ गया ना, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लेते हैं और वैल्यू को पुट कर देते हैं। सबसे बड़ा हाइपोटेनस पे डाल दीजिए, इधर 6 इधर 8, इधर कुछ भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 6 गुने 8 कर दीजिए, 2 से 3 बार में कटेगा, 8 3 24 आ गया, तो 24 आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, और 9 पैसे है तो 9 से गुना करिए, 9 चौक 36, लास्ट में 6 आएगा, तो एक ही गो में है, यही आंसर हो गया। क्लियर है? गुना नहीं करेंगे पूरा, इतना ही से काम मेरा हो गया। कह रहा है यदि ए बी सी एक त्रिभुज की 3 भुजा की लंबाई है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √S S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी, ये होता है। पहला ही फार्मूला पूछ रहा था। तो यहाँ पे 3 लेसन दोस्त आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया। आज क्लास में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए आपका चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसका भी बहुत सारा फार्मूला है, सारे फार्मूला को मैं फिर याद कराऊंगा, जैसे इस समय फार्मूला को याद कराया हूँ। आप एक जगह अच्छे से नोट करते रहेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, इसके नीचे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बनाएंगे, फिर अगर सांख्यिकी और प्रायिकता। अच्छा अब एक क्लास और बचा, क्योंकि एक चैप्टर 13 हो गया, और इसमें तो लिखा नहीं है, मान लें इसको 14 चैप्टर मान लेते, लिखा नहीं, मिस्टेक हो गया लगता है। उसके बाद तो बचा ही नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, क्वेश्चन ढेर सारा है, बट कल के क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा 9th क्लास, फिर हम लोग 10th क्लास वास्तविक संख्या स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्त, अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपको लग रहा है कि बहुत ही बेहतरीन क्लासेस चल रही है,
तो क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।